सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ड में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज आपके सामने पटवार के लिए मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज लेकर के आई हूँ और जिसमें हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, स्टेपीज नामक अस्थि शरीर के किस भाग से संबंधित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है अस्थि की, और अस्थि भी क्या है, स्टेपीज अस्थि की, जिसमें पूछा गया है कि शरीर के किस भाग से संबंधित है। तो देखते हैं दोस्तों इनके ऑप्शंस को, कान, नाक, पैर, हाथ। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। शायद आपको पता हो, आपने कहीं पर पढ़ा हो। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा कि कहाँ पर यह शरीर के अंदर पाई जाती है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, कान। देखिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, कान के अंदर जो है वो स्टेपीज नामक अस्थि जो है वो पाई जाती है। देखिए यहाँ पर कान के अंदर 3 अस्थियां पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा भी गया है। और देखिए दोस्तों, इसके ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी अस्थि है, सबसे छोटी अस्थि जो है वो। तो इसमें देखो, एक ही प्रश्न के अंदर हमारे दो और एक अन्य और प्रश्न बन रहा है कि शरीर की सबसे जो है शरीर के किस भाग के अंदर स्टेपीज अस्थि पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, उसका सही आंसर है कान। और कान के अंदर भी हमने देखा कि मेलियस, इनकस, स्टेपीज, जिसे हम शॉर्ट में MIS भी कहते हैं। M का मतलब मेलियस, I का मतलब इनकस और S का मतलब स्टेपीज। ये जो अस्थि है वो कान के अंदर पाई जाती है और स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी अस्थि है। इसके अलावा जो हमारे अन्य 3 ऑप्शंस हैं, नाक, जो हम नाक की हम बात करें, देखिए वह हमारा बाह्य जो है वो एक संवेदी अंग है, शरीर के अंदर पाया जाता है और घ्राणग्राही होता है, अर्थात हमें सूंघने संबंधी जो भी क्षमताएं होती हैं उनका अनुभव कराता है। हम जो भी सूंघ करके जो चीज़ें अनुभव कर पा रहे हैं वो इसी से कर पा रहे हैं। पैर, हम देखते हैं कि हाँ, अगर हम मनुष्य की बात करें तो उसके अंदर एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की, जैसे हम जांघ की अस्थि की बात करते हैं कि जो फीमर है वो सबसे लंबी अस्थि है, वो पाई जाती है। हाथ के अंदर जो है वो ह्यूमरस पाई जाती है। तो ये अस्थियां जो है वो शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले गुणसूत्र हैं। देखिए दोस्तों, लिंग निर्धारण, अब लिंग निर्धारण से भी हम समझ रहे हैं कि यस, कि अगर आने वाला जो है वो फीमेल होगा या मेल होगा, वो डिपेंड करता है लिंग निर्धारण के ऊपर। और उस लिंग को निर्धारित करने में भी कौन से गुणसूत्र भाग लेते हैं उनके बारे में पूछा गया है हमारा प्रश्न। इसके ऑप्शन है कायिक गुणसूत्र, ऑटोसोम, तीसरा है X व Y गुणसूत्र है और चौथा है एलिंग गुणसूत्र। तो देखते हैं दोस्तों हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि लिंग निर्धारण की क्रिया में कौन से गुणसूत्र हैं वो भाग लेते हैं। देखिए, इस क्रिया के अंदर X व Y गुणसूत्र जो होते हैं वह भाग लेते हैं। देखिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया और आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा, नहीं तो अभी हम देख रहे हैं कि जब मानव के अंदर हम लिंग निर्धारण देख रहे हैं, लिंग निर्धारण, तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि गुणसूत्रों की बात हो रही है। अब गुणसूत्र है, ऑब्वियसली मनुष्य के शरीर के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी। 22 जोड़ी तो जो होते हैं एलिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि 1 जोड़ी जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। और वो लिंग गुणसूत्र जो होते हैं नर के अंदर, तो अर्थात नर के अंदर तो होते हैं X Y, जो आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, जबकि मादा के अंदर होते हैं XX। और
देखिए दोस्तों, जब उत्पन्न होने वाली संतति लड़का होगी या लड़की, उस क्रिया के अंदर यह नर में पाए जाने वाले XY गुणसूत्र और मादा में पाए जाने वाले XX जो गुणसूत्र होते हैं वो भाग लेते हैं। तो हमारा जो ये आंसर होगा सही, X और Y जो गुणसूत्र है ये होगा कि यदि नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से क्रिया करेगा तो उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो XX अर्थात फीमेल होगी, और अगर Y गुणसूत्र जो है वो मादा के X गुणसूत्र से मिलेगा तो उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो मेल होगी। अर्थात उत्पन्न होने वाली जो संतति होते हैं उसमें 50% तो जो लिखा हुआ है वो लड़की होने की संभावना होती है अगर नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से क्रिया कर रहा है तो, और अगर नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से क्रिया कर रहा है तो 50% जो है वो लड़के या नर उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण की क्रिया के अंदर जो एक जोड़ी लिंग निर्धारण के लिए जो गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं वह उत्तरदायी होते हैं, और वही क्या है, उत्पन्न संतान का जो है वो लिंग निर्धारित करते हैं, जो नर में XY है और मादा के अंदर XX होते हैं। इसके अलावा हम अन्य 3 ऑप्शंस की बात करें, काई गुणसूत्र है, ऑटोसोम्स है। ऑटोसोम्स जो है कि एलिंग गुणसूत्र है कि यस वो लिंग निर्धारण की क्रिया के अंदर भाग नहीं ले रहे हैं। एलिंग गुणसूत्र जो है अभी हमने बात करी कि यस एलिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो मानव के शरीर के अंदर 22 जोड़ी अर्थात 44 पाए जाते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो X व Y गुणसूत्र है जो लिंग निर्धारण की क्रिया में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव में पाचन प्रारंभ होता है। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पाचन की क्रिया, हम अपने दैनिक जीवन में खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं हम और मुख से हम भोजन खाना शुरू करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रश्न को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने कहा है कि पाचन, कि जो भी खाना हमने खाया है वो डाइजेस्ट होना, हमारे शरीर के अंदर पाचित होना शुरू हो गया है कि यस वो जटिल रूप में हमने उसको जो ग्रहण किया है वो हमारे शरीर के अंदर सरल रूप में किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो इसके ऑप्शन है आंतों से, आहार नली से, मुख गुहा से, आमाशय से। तो देखते हैं दोस्तों कि पाचन की क्रिया मानव में कहाँ से प्रारंभ होती है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर है वो मुख गुहा से है। अब देखते हैं मुख गुहा से कैसे है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यस हमने खाना मुख से शुरू किया है, मुख के बाद में जो आ रही है मुख गुहा आ रही है, और मुख गुहा से फिर जो ग्रसनी है, फिर ग्रसिका है, फिर आमाशय है और फिर आंत है। तो हमारा आंसर है मुख गुहा से। अब देखिए दोस्तों, मुख गुहा से हमारा आंसर क्यों है, क्योंकि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है स्लाइवरी ग्लैंड अर्थात लार ग्रंथियां। दोस्तों, मानव के शरीर के अंदर जो है ये 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं, जिसमें पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर जो है वो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो लार ग्रंथि है पाचक एंजाइम का स्रावन करती है, जिस पाचक एंजाइम का नाम है टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम। टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो क्या करेगा, क्योंकि ये लार ग्रंथियां कहाँ पाई जा रही है, मुख गुहा में। जैसे ही भोजन हमारे मुख से मुख गुहा में आया, हमारी लार ग्रंथियां क्या करती हैं, उस भोजन को मिलाती हैं, और उन लार ग्रंथियों में क्या होता है, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, पाचन की क्रिया को प्रारंभ कर देता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, मुख गुहा से जो है वो मानव के अंदर पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। इसके अलावा अन्य 3 ऑप्शंस की बात करें हम, पहला ऑप्शन है आंतों से। तो देखिए दोस्तों, मानव के शरीर के अंदर 2 आंत पाई जाती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। दोस्तों, छोटी आंत में भोजन के संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया होती है, पूरा पचित भोजन पचित होना और उसके अवशोषण की क्रिया सारी छोटी आंत में हो रही है, जबकि बड़ी आंत में अपचित भोजन को क्या होता है, शरीर से बाहर निष्कासित करने की जिम्मेदारी होती है। आहार नली जो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, ये सब हमारी आहार नली के भाग हैं। आमाशय से, आमाशय जो होता है वो देखिए हमारा जो शरीर है उसके अंदर आमाशय जो होता है वो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन जो है वो आमाशय के द्वारा किया जाता है। आज का हमारा मॉडल टेस्ट पेपर जो प्रथम है, इसमें पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री में
निम्नलिखित में से समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक यानी दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण पूछा है कि कौन से चार हमारे पास ऑप्शन है कि चारों में से समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण कौन सा होगा। तो देखते हैं हमारे पास चार ऑप्शन। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है और इसमें जो उत्प्रेरक है वो है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकंड जो है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, इसमें उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है प्लेटिनम। तीसरा है C2H4 हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके C2H6 यानी एथेन बनाता है, CH3 एथेन बनाता है, इसमें उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है निकल। और चौथा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों गैस अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर रही है। अमोनिया भी एक प्रकार की गैस है और इसमें उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है आयरन। हमारा क्वेश्चन है समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण क्या होगा। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और NO यहाँ पे एक समांगी उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। अभी हमने देखा कि उत्प्रेरक क्या होते हैं कि जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, घटा भी सकते हैं लेकिन बढ़ा भी सकते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। जो अवस्था होती है भौतिक अवस्था, उसके आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो हम देखते हैं समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं। समांगी उत्प्रेरक में क्रियाकारक एवं उत्पाद, यहाँ पे उत्पाद आएगा, उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं। यानी जो भी अभिकारक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसकी अवस्था और बनने वाला उत्पाद ये दोनों एक ही अवस्था में होने चाहिए। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ की तीन प्रकार की अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो यानी अगर कोई भी अभिकारक और उत्पाद अगर सेम प्राप्त हो रहा है, अगर किसी अभिकारक की अवस्था ठोस हो और बनने वाला पदार्थ भी कैसा हो, ठोस अवस्था में हो, तो उनको हम समांगी प्रकार के उत्प्रेरक का उदाहरण कहेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और O2 ये दोनों ही गैस अवस्था है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है एज यहाँ पे उत्प्रेरक का तरह कार्य कर रहा है, ये भी गैस अवस्था में है। और बनने वाला जो उत्पाद है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसकी भी अवस्था कैसी है, गैस अवस्था है। तो यानी जितने भी अभिकारक पार्टिसिपेट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में और बनने वाले उत्पाद, उन दोनों की अवस्था कैसी है, उन दोनों की भौतिक अवस्था कैसी है, एक ही यानी समान अवस्था है। तो उसको हम समांगी प्रकार का उदाहरण कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। ये भी गैस है, ये भी गैस है और बनने वाला उत्पाद भी गैस है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो प्लेटिनम है वो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन प्लेटिनम की अवस्था कैसी है, यहाँ पे ठोस अवस्था में। प्लेटिनम एक धातु है, इसकी अवस्था कैसी है, ठोस अवस्था। तो ये गैस है लेकिन ये कैसी रह गई, ठोस रह गई। तो ये समांगी का उदाहरण नहीं होगा। समांगी उत्प्रेरक की कंडीशन है कि उत्प्रेरक बनने वाले उत्पाद और जो क्रियाकारक भाग लेते हैं, उन दोनों की अवस्था कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी अभिकारक भाग ले रहे थे उनकी अवस्था सेम थी, लेकिन यहाँ पे दो की एक जैसी अवस्था है और तीसरा जो कि प्लेटिनम है उसकी अवस्था क्या है, अलग है। तो क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तीसरे की बात करें तो C2H4 एसिटाइलिन, ये भी गैस होती है। H2 भी गैस है, दोनों की अवस्था सेम है, लेकिन यहाँ पे निकल एज एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रही है और इसकी अवस्था कैसी है, ठोस अवस्था है। तो इन दोनों की अवस्था कैसे होगी, अलग अलग होगी। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। डी जो है हमारे पास नाइट्रोजन और H2 यानी दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है। बनने वाला उत्पाद भी गैस अवस्था में है, लेकिन यहाँ पे आयरन फिर से क्या है, धातु है। और धातु क्या होती है, यहाँ पे आयरन ठोस अवस्था में होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास तीन ऑप्शन है, बी, सी और डी। इन तीनों में अभिकारक में जो भाग ले रहे हैं वो गैस अवस्था में है, लेकिन जो उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रही है वो धातु है, प्लेटिनम, निकल और आयरन। ये तीनों ही कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, जिसमें सारे के सारे क्रियाकारक और उत्पाद दोनों की अवस्था कैसी है, एक है। इसलिए इसका आंसर सही ए होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। यानी विद्युत की सुचालक पूछा है। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो धातु होती है वो विद्युत का
विद्युत की सुचालक होती है, उसमें धारा का प्रवाह होता है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है कि अधातु, क्योंकि सामान्यतः अधातु जो होती है वो विद्युत की कैसी होती है, सुचालक नहीं होती है, लेकिन वो कैसे होती है, कुचालक होती है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि अधातु को ढूंढना है जो कि विद्युत की सुचालक होती है, यानी कुछ अधातु होती है जो विद्युत का धारा का प्रवाह करती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ग्रेफाइट। तो हमारा राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। क्यों? क्योंकि आयरन जो है Fe एक धातु है, और हम जानते हैं कि धातु जो होती है वो धारा की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है, उसमें धारा का प्रवाह होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो होती है O2, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ये गैस होती है। और मैग्नीशियम जो है Mg, ये भी एक प्रकार की धातु है। तो आयरन और मैग्नीशियम दोनों धातु है, इसलिए इनमें विद्युत का सुचालन होगा। लेकिन हमें यहाँ पे अधातु पूछा है, तो दोनों तो धातु हो गई, ऑक्सीजन एक गैस है, इसलिए इसमें विद्युत का धारा प्रवाह नहीं होगा। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक प्रकार का अपरूप है कार्बन का। तो कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक है, तथा कार्बन क्या है? अधातु है। हम जानते हैं कि जो कार्बन है वो 14 वर्ग का एलिमेंट है कार्बन। ये कार्बन के बहुत सारे अपरूप हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, इसी प्रकार से चारकोल है, डायमंड है, ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। और कार्बन क्या है? एक अधातु है। लेकिन इनमें भी कार्बन का अपरूप जो ग्रेफाइट है वही विद्युत का क्या कहलाएगा? सुचालक कहलाएगा। क्योंकि इस कार्बन में जो ग्रेफाइट है उसमें जो कार्बन होता है उसमें कार्बन का संकरण sp2 होता है, और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी जो हमारा सॉल्यूशन वगैरह जो होता है उसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो 2 वजह से होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण, तथा दूसरा होता है आयंस की वजह से। आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? उस सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली मूवमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से धारा का प्रवाह होता है। और दूसरा कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि धातु या अधातु उनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? फ्री होने चाहिए। और फ्री होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? उन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उस सॉल्यूशन में अंदर, और उस वजह से विद्युत का क्या होगा? सुचालन होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो एक अधातु है, और इसमें कार्बन के पास में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उन लेयर्स में मतलब फ्री मूवमेंट करता है, उसकी वजह से विद्युत का क्या होता है? सुचालन होता है। तो ये चारों ऑप्शन में ग्रेफाइट क्या हमारा विद्युत का सुचालक है, अधातु। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम आगे भी क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पहला प्रश्न ये है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। जरा ध्यान से देखें कि 1 किलोवाट घंटा होता क्या है। देखिए 1 किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसके तुल्य है? मतलब इसकी वैल्यू क्या है? तो जरा ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, देखिए 1 किलोवाट, किलो मतलब 1000, तो 1 किलोवाट में हो गए 1000 वाट। अब 1 घंटे में होते हैं 60 सेकंड और 60 मिनट। अगर हम 60 सेकंड और 60 मिनट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600 सेकंड, यानी कि 1 किलोवाट हावर बराबर हो गया 1000 वाट इंटू 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, बराबर आ गया 36 इंटू 10 की घात 5 वाट सेकंड। वाट सेकंड इसको हम जूल भी बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? जरा हम चेक कर लें। ये पहला जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। बाकी आप देखिए एग्जाम में पावर को जरूर ध्यान में देखिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सर राइट आंसर जो है वो 36 इंटू 10 की घात 5 जूल। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 200 वोल्ट के विभवांतर पर, किसके विभवांतर पर? 200 वोल्ट के विभवांतर पर शक्ति 100 वाट है तो प्रवाहित धारा होगी। यानी कि हमको दे रखा है विभवांतर कितना दे रखा है? 200 वोल्ट, ठीक है। पावर शक्ति कितनी दे रखी है हमको? P बराबर दे रखा है 100 वाट।
अब वो पूछ क्या रहा है, हमसे धारा पूछ रहा है। तो हम जानते हैं शक्ति बराबर होती है धारा और विभवांतर के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं। तो धारा हमको निकालनी है, तो यानी कि I बराबर P/B। P कितना दे रखा है अपने पास, P दे रखा है अपने पास 100 और B कितना दे रखा है 200, यानी कि ये तो 0.5 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि धारा का मान कितना होगा 0.5 एम्पियर। जरा हम देखें, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। क्या ये वाला आंसर हो सकता है? बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। ये आंसर ये भी नहीं होगा क्योंकि 0.5 है, ये आंसर ये नहीं होगा। तो हमारा राइट जो आंसर है वो कितना है 0.5 एम्पियर। ठीक दोस्तों, आगे भी मैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन लेके आऊँगा और आप पे जो भी डाउट हैं वो आप धीरे धीरे सॉल्व करके चलिए। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।